देखिए, हमने द्विआधारी संक्रिया के बारे में पढ़ा है। क्रम विनिमय संक्रिया, साहचर्य संक्रिया, तत्समक अवयव और उसका प्रतिलोम अवयव। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूलो पद्धति में योग और गुणन संक्रिया के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, दो पूर्णांक है a तथा b। ऐसे दो पूर्णांक हैं कि इनका अंतर a माइनस बी एक पूर्णांक m से भाज्य है। दो पूर्णांक लिए हमने, उनका अंतर लिया और किसी अन्य पूर्णांक m से भाज्य है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं a सर्वांग b mod m द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसे हम पढ़ेंगे a सर्वांग b मोड्यूलो m। मोड्यूलो का शॉर्ट नेम होता है मोड, इसलिए शॉर्ट नेम में लिखा है। यहाँ पर आप मोड्यूलो भी लिख सकते हो और मोड्यूलो का शॉर्ट नेम मोड भी लिख सकते हो। और ये इस प्रकार हम देखते हैं कि a सर्वांग b मोड m का अर्थ क्या होता है कि a माइनस b जो है वो m से भाज्य है, और a माइनस b अगर m से भाज्य है तो हम उसको a सर्वांग b मोड m लिख सकते हैं। दोनों तरफ इम्प्लाइज दैट लगा गया, यानी कि ये सत्य है तो ये कथन सत्य है, और ये कथन सत्य है तो ये कथन सत्य है। ये विभाजन का चिन्ह है। ठीक है, बटे का चिन्ह नहीं, भाग का चिन्ह नहीं है। m बटा a माइनस बी नहीं है ये इसका अर्थ है a माइनस बी विभाजित होता है m से, या m जो है वो विभाजित करता है a माइनस बी को। ठीक है, m विभाजित करता है a माइनस बी को। इस प्रकार आप पढ़ सकते हो, या a माइनस बी m द्वारा विभाजित है। ठीक है, तो a माइनस बी अगर m से विभाजित है तो हम कहेंगे a सर्वांगसम b और ये मोड m हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे एग्जाम्पल है, देखो 16 सर्वांगसम 6 मोड 5। क्यों है? क्योंकि 16 में से 6 घटाओ, 16 माइनस 6 है, 16 माइनस 6 बराबर 10, और 10 क्या है? 5 से भाज्य है, इसलिए हम लिख सकते हैं 16 सर्वांगसम 6 मोड 5। अर्थात इन दोनों का अंतर जो है वो इससे विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह देखिए 17 सर्वांगसम -1, अर्थात इन दोनों का अंतर 17 में से -1 घटाओ तो 17 माइनस -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना हुआ? 18। और किससे भाज्य है? 6 से भाज्य है। तो ये 18 जो है 2 से भी भाज्य है तो मोड 2 भी लिख सकते हो। ये 3 से भाज्य है तो मोड 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये 18 से भी भाज्य है तो मोड 18 भी आप लिख सकते हो। और ये 9 से भी भाज्य है इसलिए मोड 9 भी लिख सकते हो। ये तो एक एग्जाम्पल बताए गए हैं, तो आप इस प्रकार, यानी ये लिखा गया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये इससे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह -9 सर्वांगसम -5 मोड 2, कि -9 में से -5 घटाइए आप। -9 में से ये घटाया है हमने -5, तो माइनस माइनस क्या हुआ? +5। तो -9 + 5 कितना होता है? -4, और -4 किससे भाज्य है? 2 से विभाज्य है, इसलिए मोड 2 लिख सकते हैं। ये 4 से विभाज्य है तो मोड 4 भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये आपके समझ में आ गया होगा कि ये सर्वांगसम a सर्वांगसम b मोड m को हम इस प्रकार लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इन दोनों का अंतर जो है वो m से विभाज्य होना चाहिए। ये तो हुआ मॉड्यूलो पद्धति। अब मॉड्यूलो पद्धति में योग संक्रिया क्या होती है? तो योग संक्रिया के लिए सबसे पहले आपके 10th क्लास में आपने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन विधि, तो उसी से के आधार पर ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ी सी विवेचना की गई है कि हम जानते हैं कि m धन पूर्णांक का अगर कोई है तथा a और b दो पूर्णांक हैं तो यूक्लिड विभाजन कलन विधि से दो पूर्णांक r और q इस प्रकार हो सकते हैं, या इस प्रकार होते हैं कि a और b के योग में अगर m का भाग देने पर, मान लेते हैं a और b का योग में m का भाग q बार गया और r शेषफल बचा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a + b बराबर m गुणा q + r। अर्थात a और b के योग में m का भाग देने पर q पूर्णांक बार गया और r शेषफल बचा। तो शेषफल हमेशा जिसका हम भाग देते हैं उससे छोटा होता है, तो जहाँ ये शेषफल r जो है वो m से छोटा है, और शेषफल 0 हो सकता है
कब? जब पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल शून्य हो सकता है और शून्य से बड़ा या m से छोटा होता है। जिसका हम भाग देते हैं उससे छोटा होता है। हाँ देखिए, हम द्विआधारी संक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। क्रम विनिमय संक्रिया, साचर्य संक्रिया और यह तत्समक अवयव और उसका प्रतिलोम अवयव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ रहे हैं मॉडुलो पद्धति में योग एवं गुणन संक्रिया। इसके लिए देखिए, ध्यान दें, a तथा b ऐसे दो पूर्णांक हों कि a माइनस बी, ठीक है, इन दोनों का अंतर a माइनस बी किसी अन्य एक पूर्णांक m से भाज्य है। अगर a माइनस बी अगर m से भाज्य है तो हम इसको गणितीय रूप में a सर्वांशम b मोड m पढ़ते हैं मॉड्यूलो पद्धति में। मॉड्यूलो का शॉर्ट नेम है मोड, तो यहाँ मॉड्यूलो भी लिख सकते हो आप, ठीक है, द्वारा व्यक्त करते हैं। कब? जब a माइनस बी अगर m से भाज्य है, इन दोनों का अंतर m से भाज्य है, तो इस प्रकार हम मॉड्यूलो पद्धति में इसको लिख सकते हैं, जिसे a सर्वांशम b मॉड्यूलो m पढ़ते हैं। a सर्वांशम b मॉड्यूलो m पढ़ते हैं। मॉड्यूलो का शॉर्ट नेम है मोड, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट नाम लिखा गया है, मोड लिखा गया है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों का अंतर अगर m से भाज्य है तो ये लिख सकते हैं, जैसे यदि a सर्वांशम b मोड m है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि m विभाजित करता है a माइनस बी को। ये विभाजन का चिन्ह है, बटा नहीं है, m बटा a माइनस बी नहीं है। m विभाजित करता है a माइनस बी को, या a माइनस बी जो है वो m द्वारा विभाजित है। इसको इस प्रकार पढ़े आप, m विभाजित करता है a माइनस बी को। अगर m a माइनस बी को विभाजित करता है तो a सर्वांशम b मोड m लिख सकते हैं, और अगर ये सत्य है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 16 सर्वांशम 6 मोड 5 आप लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों का अंतर करो, 16 में से 6 घटाओ 10, 5 से भाज्य है। 16 माइनस 6 बराबर 10, 5 से विभाज्य है। इसी तरह 17 सर्वांशम -1 मोड 6 लिख सकते हैं कि 17 में से -1 घटाते हैं। 17 में से -1 घटाया है हमने, तो ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, और 17 1 18, ये किससे भाज्य है? 6 से भाज्य है। तो 18 6 से भाज्य है, इसलिए मोड 6 लिख सकते हैं। 18 में से 2 से भाज्य है तो मोड 2 भी लिख सकते हो। 18 3 से भाज्य है तो मोड 3 भी लिख सकते हो। 18 9 से भाज्य है तो मोड 9 लिख सकते हो। ये तो एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगर इस प्रकार लिखा है तो इन दोनों का अंतर जो है वो इससे विभाजित होना चाहिए। इसी तरह देखिए -9 सर्वांशम -5 मोड 2, तो -9 और -5 का अंतर, -9 में से -5 घटाया है -4, जो किससे भाज्य है? 2 से भाज्य है, इसलिए आप इस प्रकार लिख सकते हो। तो ये तो हुआ मॉड्यूलो पद्धति। अब हम आगे मॉड्यूलो पद्धति पर योग संक्रिया। मॉड्यूलो पद्धति में योग संक्रिया कैसे होती है? हम आपने 10th क्लास में पीछे यूक्लिड विभाजन विधि पढ़ी है छोटी क्लासों में, तो उसी पर आधारित है ये। m कि हम जानते हैं कि यदि m धन पूर्णांक है और a और b दो पूर्णांक हैं तो यूक्लिड विभाजन कलन विधि से अन्य दो पूर्णांक r और q हम ऐसे इस प्रकार ले सकते हैं, या इस प्रकार होते हैं कि a और b का योग में m का भाग देने पर मान लेते हैं q बार गया और r शेषफल बचा। जैसे हम कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये शेषफल है। तो यहाँ पर m का a प्लस b में मान लिया, q बार भाग गया और r शेषफल बचा। ऐसे दो पूर्णांक का चुनाव हम कर सकते हैं, और शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो भाजक कौन है? m, तो यहाँ पर शेषफल r जो है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। और शेषफल का मान शून्य भी हो सकता है। कब? जब m का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है तो शेषफल शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ r को a और b के योग मोडुलो m का समशेष कहते हैं, यानी शेषफल को ही हम यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये शेषफल, ठीक है, बस इसी पर आधारित है ये मॉडुलो पद्धति। तो यहाँ शेषफल r को a और b के योग मोडुलो m का समशेष कहते हैं। तो a और b का योग समशेष मोडुलो m ऐसे लिखते हैं हम,
ए और बी का योग समशेष मोड m और किसके बराबर है, r के बराबर है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a और b के योग का समशेष मोड m है ये, तो ये इक्वल टू r के बराबर है। तो r किसके बराबर होता है, ये a और b का मोडुलो योग हुआ, ये मोडुलो योग कहलाता है। तो a और b का मोडुलो योग हमेशा r यानी कि शेषफल होता है। तो मोडुलो पद्धति में योग जो होता है वो हमेशा शेषफल के तुल्य होता है, ये ध्यान रहेगी आपके, ठीक है। इसको ये हाईलाइट किया गया है मैंने। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी में से अगर r घटाते हैं तो किसके बराबर आएगा, m गुणा q के बराबर, अर्थात इसमें से इसको घटाने पर m का भाग पूरा पूरा q बार जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस r जो है वो m से भाज्य है। इन दोनों का अंतर m से भाज्य है, तो a प्लस बी सर्वांग सम r मोड m लिख सकते हैं। और इसी को हम लिखते हैं कि a और b के योग समशेष मोड m इक्वल टू r के बराबर लिख सकते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो r जो होता है शेषफल, ऋणेतर शेषफल कहलाता है, ठीक है। ऋणेतर मतलब ऋण नहीं, शून्य हो सकता है, और धनात्मक शेषफल, ठीक है। तो ये ऋणेतर शेषफल होता है। तो इसका मोडुलो पद्धति में योग संक्रिया को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि a और b का योग समशेष मोड m जो है वो किसके बराबर है, या तो a प्लस बी के बराबर होगा या r के बराबर होगा, यानी कि शेषफल के बराबर होगा। वैसे तो मोडुलस पद्धति में शेषफल ही होता है। कैसे, जैसे a प्लस, इसका योग करने पर a प्लस बी आ रहा है, a प्लस बी अगर m से छोटा है तो a प्लस बी ही आंसर आएगा, और अगर a प्लस बी अगर m के बराबर है या आपके m से बड़ा है तब a प्लस बी में m का भाग देने पर ये शेषफल r प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने किया 4 प्लस 7 मोड 2, तो 4 प्लस 7 मोड 2, तो ये 4 और 2 कितने हो गए, 6। 6 में 7 का भाग देने पर, 7 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, क्योंकि भाग नहीं जाता, तो ये ही क्या हुआ, शेषफल 0 बार भाग गया, यानी भाग नहीं जाता है। 7 का भाग 6 में नहीं जाता है, 0 बार भाग गया, तो शेषफल क्या है, 6। तो यहाँ पर ये जो है भाजक है 6, यानी इन दोनों का योग जो है वो m से छोटा है। ये तो हुआ a, ये हुआ b और ये है m। तो a प्लस बी जो किससे छोटा है, m से छोटा है, यानी 4 प्लस 2 किससे छोटा है, 7 से छोटा। तो इसका आंसर किसके बराबर है, 6 के बराबर यही होगा, यानी शेषफल ही आंसर होता है। अगर भाग नहीं जाता है तो वही शेषफल होता है, इसलिए शेषफल 6। तो यहाँ पर अगर a प्लस बी अगर m से छोटा है तो a प्लस बी आंसर होगा। और जैसे मैं कहता हूँ, अब a का मान जैसे मैं लेता हूँ 5 और b का मान लेता हूँ मैं 4, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। अब ये a और b का योग जो है, a प्लस बी का योग जो है वो किससे बड़ा है, m से बड़ा है, क्योंकि ये इसका मान तो 9 है और ये है 7, तो ये 9 बड़ा है। तो अब यहाँ पर 7 का भाग 9 में देते हैं तो कितनी बार गया, एक बार तो भाग गया, शेषफल क्या बचा, 2। ये r आंसर होता है, ठीक है। तो यदि m अगर a प्लस बी अगर m से छोटा है तो a प्लस बी आंसर होगा, नहीं तो भाग देने पर ये शेषफल आंसर होता है। कुल मिलाकर शेषफल ही आंसर होता है, क्योंकि भाग नहीं जाता है तब वो ही शेषफल हो जाता है, 0 बार भाग गया है और शेषफल यही हो जाता है। तो यहाँ पर मॉडुलस पद्धति में शेषफल में वेरी इंपॉर्टेंट है, शेषफल उत्तर होता है। तो a और b का योग करो, m का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही इसका आंसर होगा, ये शेषफल जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर a प्लस बी अगर m से छोटा है तो m का भाग इसमें नहीं दिया जा सकता, इसलिए यही शेषफल होता है। और a प्लस बी अगर m के बराबर है तो पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। और a प्लस बी अगर m से बड़ा हुआ तो m का भाग देने पर कोई भी धनात्मक शेषफल आता है। तो जहाँ r क्या है, a प्लस बी में
m का भाग देने पर ऋणोत्तर को हाईलाइट किया गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऋणोत्तर शेषफल है, ऋणोत्तर का अर्थ यह होता है ऋण नहीं अर्थात धनात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। ठीक है, तो ऋणोत्तर का मतलब है शून्य और या धनात्मक, क्योंकि यहाँ पर शून्य या धनात्मक अगर लिखते हम तो थोड़ा सा बड़ी लाइन हो जाती, इसलिए शॉर्ट में लिखा है ऋणोत्तर। तो ऋणोत्तर का अर्थ है ऋण नहीं अर्थात या तो शून्य होगा या धनात्मक होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर कुछ, 3 + 4 कितने होते हैं 7, 7 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, यानी इन दोनों का योग करके इसका भाग देना था, शेषफल आंसर होता है। मॉडुलस पद्धति में हमेशा शेषफल आंसर होता है। 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 में 5 का भाग नहीं जाता है तो 4 ही शेषफल है अर्थात 4 आंसर है। यानी कि इन दोनों का योग अगर इससे छोटा है तो वही संख्या होगी, क्योंकि इसका भाग इसमें जाएगा नहीं तो यही शेषफल हुआ। इसी तरह 2 और 1 कितना हुआ 3, 5 का भाग नहीं जाता है तो 3, ये आंसर हुआ। 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 में 5 का भाग देने पर शेषफल कितना हुआ 2, तो ये आंसर हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान रहे ऋणात्मक संख्याओं के लिए, -3 और -4 कितने होते हैं, -3 और -4 का योग -7, -7 में 5 का भाग देने पर कितना आता है शेषफल -2। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दें, इधर मैं आपको भाग देकर बताता हूँ। ये 5 और ये -7, हम भाग जब देते हैं तो कितनी बार गया -1 बार, तो -1 बार गया तो ये -5 और घटाएंगे ये तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये -2, ये शेषफल मैंने अभी लिखा है ऋणोत्तर होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है ऋण आ रहा है, तो यहाँ ऋण आ रहा है इसलिए भाग हम दोबारा करते हैं कि भाग एक अधिक बार लगाते हैं, क्योंकि शेषफल हमेशा क्या आना चाहिए धनात्मक आना चाहिए। तो मैं लगाता हूँ 5 का भाग, इसमें -2 बार गया तो -2 को इस 5 से गुणा करो -10। अब शेषफल घटाएंगे तो ये इसमें शेष को घटाएंगे, शेषफल कितना हुआ 3, ये हुआ आपका धनात्मक शेषफल 3। ये ऋणोत्तर शेषफल है, ये आंसर नहीं होगा। ये धनात्मक शेषफल है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। और अगर आप भाग लगाते हो ऋणात्मक आता है तो देखो इसमें जोड़ने पर 5 में यानी किसका भाग लगा रहे हैं वो संख्या जोड़ने पर धनात्मक शेषफल आपका बन जाता है। -2 में 5 जोड़ने पर शेषफल 3। तो आप डायरेक्ट ऐसे अगर भाग लगाने पर ऋणात्मक शेषफल अगर आपके पास आता है तो जिसका भाग लगाते हैं वो संख्या जोड़ने पर धनात्मक शेषफल हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऋणात्मक संख्याओं के लिए हम एक अधिक बार भाग लगाते हैं, यानी इससे बड़ी संख्या आनी चाहिए यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिक इनमें अंतर जब करेंगे तो धनात्मक शेषफल आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, या एक तरीका ये है ऋणात्मक शेषफल में जिसका भाग देते हैं वो संख्या जोड़ दें। तो क्या है इसका आंसर धनात्मक शेषफल 3 आ गया। तो यहाँ पर -3 और -4 -7 में अभी हमने 5 का भाग दिया था। ठीक है, एक अधिक बार भाग देंगे क्योंकि एक -7 में 5 का भाग -1 बार जब लगाएंगे तो शेषफल -2 आएगा। -2 नहीं, 5 दूनी 10, 10 में से -7 घटाओ 3। ठीक है, तो एक अधिक बार ऋणात्मक संख्याओं में एक अधिक बार भाग लगा दो, या जो ऋणात्मक शेषफल आ रहा है वो उसको इसमें जोड़ दें आप। जैसे और एग्जाम्पल देखें, -10 और +4, -10 और +4 कितने होते हैं -6। 5 का भाग जब लगाएंगे तो ऋणात्मक शेषफल -1, तो -1 में 5 जोड़ने पर 4, या तो ऐसे करो, या -6 में हम भाग लगाते हैं 5 का तो एक अधिक बार लगाएंगे, 5 दूनी 10, 10 में से -6 घटाएंगे 4। ठीक है, तो ऋणात्मक के लिए थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ऋण संख्याओं में एक अधिक बार भाग लगाओ और फिर अंतर कर दो तो धनात्मक शेषफल आ जाता है, या जो ऋणात्मक शेषफल जो आता है वो संख्या इसमें जोड़ दें। जैसे 8 और 2 कितने हो गए 10, 8 2 10, 10 में 3 का भाग, अब मॉडुलस 5 के स्थान पर मॉडुलस योग 3 लिया गया है, समशेष मॉडुलो योग 3 लिया गया है। तो 8 2 10, 10 में अब 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग है 3 3 9 और शेषफल 1 हो गया। 4 - 2 कितना होता है 2,
2 जो है 3 से छोटा है, इसलिए 2 ही आंसर है, क्योंकि 3 में 3 का भाग 2 में नहीं जाता है, तो 2 ही आंसर होगा। -5 और +2 -3, -3 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, शेषफल 0 हो गया। इसी तरह -7 और मोडुलो समशेष मोडुलो 3 5, तो -7 + 5 कितने हो गए, -4, -4 में 3 का भाग देने पर -7 + 5 -2, -2 में 3 का भाग देंगे हम, तो 1 अधिक बार, तो 3 एकम 3, ठीक है। तो 3 में से -2 घटाएंगे 1, वैसे -2 नहीं होगा आंसर, -2, ठीक है। -2 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो -2 नहीं होगा, -2 ऋणात्मक है, -2 में 3 जोड़ने पर +1, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार -8 -2 -10, -10 में 3 का भाग देने पर 3 तिये 9, तो -1 ऋणात्मक शेषफल आता है, तो -1 ऋणात्मक शेषफल नहीं लेंगे, हम 1 अधिक बार भाग लगाएंगे, 4 तिये 12, -10 आ रहा है, 4 तिये 12, 12 में से 10 घटाएंगे 2, आंसर ये धनात्मक शेषफल। तो इस प्रकार बहुत से उदाहरण आप समझ गए होंगे अब कि इनका योग करो, फिर शेषफल, ठीक है। योग के लिए योग करके और मॉडुलस समशेष क्या है उसका भाग लगाकर, और शेषफल जो आता है वो आंसर होता है। इसी प्रकार मॉडुलो पद्धति में गुणा, बस योग के स्थान पर गुणा करना है, तो a + mb ये था हमारे पास, यहाँ पर a गुणा b समशेष मोड m, इसको ऐसे पढ़ेंगे, a + b समशेष मोड m हमने पढ़ा था, यहाँ प्लस के स्थान पे से केवल गुणा है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर गुणा हो गया, और यहाँ a + b m से छोटा था, यहाँ पर a b m से छोटा है, तो ये शेषफल, और यह r होगा यदि a b बड़ा है बराबर m से, वहाँ पहले a + b बड़ा है बराबर m लिखा था हमने, तो बस केवल प्लस के स्थान पे केवल गुणा करना, बाकी परिभाषा सेम टू सेम है, जहाँ r वो क्या है, ए बी में m का भाग देने पर ऋणोत्तर शेषफल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 × 2 समशेष मोड 5 का मान क्या होगा, शेषफल आंसर, तो 4 दूनी 8, पहले गुणा कर दो, वहाँ पर पहले हमने योग किया था, यहाँ पर अब हम गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 5 का भाग देने पर शेषफल 3, 2 एकम 2 2 5 से छोटा है, तो यही आंसर हो जाएगा। 4 तिये 12, 5 का भाग देने पर शेषफल 2, ठीक है। इसी तरह -2 को 4 से गुणा करेंगे, -8, अब ध्यान दें ऋणात्मक संख्या है, इसलिए 5 का भाग हम लगाएंगे 1 अधिक बार, ठीक है। 5 एकम 5 नहीं, 5 दूनी 10, ठीक है। -8 आ रहा है तो 10 लाएंगे हम, 5 दूनी 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, ठीक है। और एक बार भाग लगाएंगे तो ऋणात्मक शेषफल -3 आएगा, -3 में 5 जोड़ने पर +2 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें ऋणात्मक शेषफल नहीं होना चाहिए, धनात्मक मान होना चाहिए। 4 पंजे 20, 20 में 3 का भाग लगाएंगे, ठीक है, कि 6 18, शेषफल 2 बच गए, 4 दूनी 8, -8, -8 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 अधिक बार, 3 तिये 9, -8 में भाग लगाएंगे, 3 तिये 9, 9 में से 8 घटाएंगे 1, शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये समझ में आ गया होगा गुणन संक्रिया में मॉडुलो पद्धति में गुणा संक्रिया। अब परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी, समूह जो है हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, उनके लिए परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी हम पढ़ेंगे। ये 1 नंबर का प्रश्न आपके आ सकता है कि संक्रिया सारणी बनाइए, ठीक है, 1 अंक का प्रश्न आ सकता है, ठीक है, 1 अंक का प्रश्न इससे आ सकता है। तो देखो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया गया है, ये 1 अंक का प्रश्न आपके आ सकता है। तो समूह दिया गया है, जैसे S समूह होता क्या है, कोई समुच्चय होता है और कोई संक्रिया होता है उससे सज्जित, ठीक है, बीजीय निकाय होता है। तो एक समुच्चय दिया गया है S, दिया गया है 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बताया हुआ है 11th में, इकाई का घनमूल होता है, काल्पनिक घनमूल होता है, लिखा हुआ है वैसे, जहाँ ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है और वास्तविक घनमूल 1 होता है, काल्पनिक घनमूल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये इकाई के घनमूल हैं, 3 होते हैं। यहाँ संक्रिया क्या है, गुणा, तो संक्रिया सारणी बनाते हैं। तो इस प्रकार से पहले ये सारणी बनाएंगे आप,
यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे संक्रिया, और कितने अवयव हैं? 3, तो 1 2 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एक संक्रिया का कॉलम और जितने अवयव दिए हैं उसके कॉलम बनाएंगे, यानी कि स्तंभ बनाएंगे, और उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे, जितने अवयव हैं उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अवयवों को लिख दो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरह ये पहले स्तंभ में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये पहले स्तंभ में लिख दिया हमने। अब 1 का गुणा 1 से करते हैं तो कितना आएगा? 1 का गुणा ओमेगा से करेंगे ओमेगा, 1 का गुणा ओमेगा स्क्वायर से करेंगे ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 से गुणा हुआ इनका। अब ओमेगा का 1 से गुणा ओमेगा, ओमेगा का ओमेगा से गुणा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से गुणा होता है ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब का मान हमने पढ़ा था 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ओमेगा क्यूब नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का गुणा 1 से ओमेगा स्क्वायर, फिर से ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से गुणा ओमेगा क्यूब यानी कि 1। ठीक है, इसी तरह ओमेगा की घात 2 का ओमेगा घात 2 से गुणा ओमेगा घात 4, ओमेगा घात 4 को सरल जब करते हैं ओमेगा क्यूब गुणा ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का मान 1 और 1 गुणा ओमेगा ओमेगा, इसलिए ओमेगा घात 4 को हम ओमेगा लिखेंगे। तो ये संक्रिया सारणी आपके 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि इसकी संक्रिया सारणी बनाइए। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम संक्रिया सारणी का, कि यहाँ समूह दिया गया जिसमें समुच्चय है ये 0 1 2 3, 4 अवयव हैं और समशेष मोडुलो 4 ये संक्रिया दी गई है। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने समशेष मोडुलो संक्रिया m, तो वैसे ही है, सेम वैसे ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर संक्रिया लिखेंगे और कितने अवयव हैं? 4, तो 4 आपके स्तंभ बन गए और इसी तरह 4 ही पंक्तियाँ बन गई। तो सबसे पहले अवयवों को लिख दें, पहली पंक्ति में 0 1 2 3 और पहले स्तंभ में 0 1 2 3, ये अवयवों को इस प्रकार लिख दें। अब 0 का 0 से योग कितना होता है? 0। ठीक है, 4 का भाग नहीं जाता है। 0 में 1 जोड़ा 1, 4 से छोटी है, 0 और 2 जोड़ेंगे 2, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 4 से छोटी है तो यही संख्या। 1 + 1 कितना हो गया? 2, 1 + 2 कितना हो गया? 3, 1 + 3 कितना हुआ? 4। अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखेंगे, 1 + 3 क्या होता है? 4, इन 1 और 3 का योग 4 और समशेष मोड योग कितना है? 4 है, मोडुलो संक्रिया योग 4 है, तो 4 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर आंसर 0 लिखेंगे, क्योंकि 1 + मोडुलो 4 3 इक्वल टू कितना होता है? 1 और 3 4 होता है, 4 में 4 का भाग देने पर शेषफल 0, तो 1 और 3 का योग कितना हुआ है यहाँ पर? समशेष मोड 4 के अनुसार 0 हो गया, ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर शेषफल आंसर 2 + 0 कितना होता है? 2, 4 से छोटी है तो वही संख्या, ठीक है, इससे छोटी होती है वही संख्या आती है। 2 + 1 कितना होता है? 3, 4 से छोटा है। 2 + 2 4 के बराबर, 4 में 4 का भाग देने पर शेषफल 0। 2 + 3 5, 5 में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 1। 2 और 3 5, 5 में 4 का भाग देने पर शेषफल 1। इसी तरह 3 + 0 3 होता है, 3 + 1 4 होता है, 4 में 4 का भाग देने पर शेषफल 0। 3 + 2 3 + 2 कितना होता है? 5, 5 में 4 का भाग देते हैं, शेषफल 1। ध्यान रहे समशेष मोड में शेषफल आंसर होता है। 3 + 3 6, 6 में 4 का 3 + 3, ठीक है, 6, 6 में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या हुआ? 2। ठीक है, 3 और 3 6 में 4 का भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हुआ। अब एग्जाम्पल देखिए, तीसरा देखें। तीसरा एग्जाम्पल 1 2 3 4 और गुणन मोडुलो संक्रिया 5 दी गई है, तो यहाँ पर संक्रिया लिख दिया गुणन मोडुलो 5 और 1 2 3 4 ये अवयव लिखा, ये 1 2 3 4, ये 1 का 1 से गुणा 1, 1 का 2 से गुणा 2, 1 का 3 से गुणा 3, 1 का 4 से गुणा 4, ये सारी संख्या क्या है? 5 से छोटी है, तो यही शेषफल हो गए। अब 2 का 1 से गुणा 2, 2 का 2 से गुणा 4, 2 का 3 से गुणा होता है 6। 6 जो है 5 से छोटी, 5 से बड़ी है, तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग से 6 में देने पर शेषफल 1, शेषफल आंसर 1 हो गया। ठीक है, 2 × 3 6 में 5 का भाग देने पर शेषफल 1, 2 × 4 8, 8 में 5 का भाग देंगे, शेषफल 3, 4 दूनी 8, 8 में 5 का भाग देने पर शेषफल 3। ठीक है, इसी तरह 2
3 का 1 से गुणा 3, 3 का 2 से गुणा 6, 6 में 5 का भाग देने पर शेषफल 1, 3 का 3 से गुणा 9 होता है, 9 में 5 का भाग देने पर शेषफल आएगा 4, 3 का 4 से गुणा 12, 12 में 5 का भाग देने पर शेषफल आएगा 2, 4 तिये 12, 12 में 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10 और 12 में से 10 घटाएंगे 2, शेषफल 2 बचेगा। इसी तरह 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 में 5 का भाग देने पर शेषफल 3, 4 तिये 12 में 5 का भाग देने पर शेषफल 2, 4 चौक 16, 16 में 5 का भाग देने पर शेषफल 1। तो ये गुणन मॉडुलस संक्रिया समझ में आ गई। 1 अंक का प्रश्न आता है, आपके संक्रिया सारणी आ सकता है। ठीक है, तो अभी हमने संक्रिया सारणी पढ़ी है। संक्रिया सारणी में ये क्या काम आती है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हम तत्समक अवयव का पता लगा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, और प्रतिलोम प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम बता सकते हैं, क्रम विनिमय संक्रिया है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए देखो मैंने नोट लिखा गया है। पहला नोट है, संक्रिया सारणी में सभी अवयव दिए गए समुच्चय के ही अवयव हों तो संक्रिया सारणी द्विआधारी संक्रिया होती है। जैसे हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे, तो पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि यह देखें आप यहाँ पर, ये संक्रिया सारणी को देखें आप, सारे अवयव इसी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के अतिरिक्त कोई अवयव है क्या, नहीं है, इसलिए ये गुणन संक्रिया इसमें क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। ये देखिए इसमें 0 1 2 3 के अतिरिक्त कोई और दूसरा अवयव नहीं है, अन्य अवयव नहीं है, इनके अतिरिक्त कोई अन्य अवयव नहीं है। तो संक्रिया सारणी के सभी अवयव दिए गए समुच्चय के हैं, इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया है ये समुच्चय में। इसी तरह देखो ये एग्जाम्पल भी देखें आप, ये संक्रिया में 1 2 3 4 के अतिरिक्त कोई दूसरा अवयव है क्या, कोई अन्य अवयव है क्या, नहीं है, इसलिए ये संक्रिया भी क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। तो पहला नियम क्या है कि सारे संक्रिया सारणी में जो सभी अवयव हैं वो दिए गए समुच्चय के होने चाहिए, तो द्विआधारी संक्रिया होती है। तो ये पहला नोट हमने स्पष्ट कर दिया है आपके, कि संक्रिया सारणी में सभी अवयव दिए गए समुच्चय के अवयव हो तो संक्रिया क्या, संक्रिया जो होती है द्विआधारी संक्रिया होती है। अब मुख्य विकर्ण के दोनों ओर अवयव सम्मित रूप से होते हैं तो संक्रिया क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। तो यहाँ पर देखिए संक्रिया सारणी में ध्यान दें, आपके मुख्य विकर्ण होता कौन सा है, जो आपकी संक्रिया है, संक्रिया से जाने वाला जो विकर्ण है वो मुख्य विकर्ण होता है। ये देखिए विकर्ण, इस विकर्ण के दोनों तरफ अवयव क्या है, सम्मित। देखो एक तो ये 1 है, ओमेगा तो ये ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये विकर्ण के इस तरफ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इधर 1 1। तो मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ अवयव सम्मित हैं, सम्मित मतलब एक दूसरे के प्रतिबिंब है, इधर का प्रतिबिंब ये है। उसी तरह ये मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ अवयव सम्मित है, देखो 0 0 1 1 1 2, तो इधर 1 2, इधर 2 3, तो इधर 2 3। ठीक है, ये मुख्य विकर्ण, तो 3 3, तो 3 3, इधर 0 तो इधर 0 1 और 1, तो ये मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ अवयव सम्मित हैं, तो ये संक्रिया क्या है, आपके क्रम विनिमय है। इसी तरह इसमें भी देखिए ये क्रम विनिमय संक्रिया है। वैसे ध्यान रहे कोई सी भी संक्रिया हो योग वो क्रम विनिमय ही होती है। गुणन संक्रिया चाहे मॉडुलस पद्धति में हो चाहे साधारण गुणन हो, हमेशा क्रम विनिमय संक्रिया होती है। तो मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ अवयव सम्मित होने चाहिए, तो ये संक्रिया क्रम विनिमय संक्रिया होती है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। यदि ऊपर वाली पंक्ति के संपाती पंक्ति, ऊपर वाली पंक्ति के संपाती पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ के संपाती स्तंभ, दोनों संपाती जो पंक्ति और संपाती स्तंभ है उनका उभयनिष्ठ अवयव जो होता है ई, वो संक्रिया का तत्समक अवयव कहलाता है। तो हम देखो संक्रिया सारणी में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पंक्ति के समान ऊपर वाली पंक्ति के संपाती पंक्ति कौन सी है, ये है, और इस प्रथम स्तंभ के संपाती स्तंभ कौन सा है, इसके समान स्तंभ ये वाला स्तंभ है। इन संपाती पंक्ति और संपाती स्तंभ का उभयनिष्ठ अवयव कौन है, 1। तो 1 क्या हुआ, ये गुणे का तत्समक, और 1 ही गुणे का तत्समक होता है, तो ये तत्समक अवयव है गुणे का। इसी तरह ऊपर देखें, इस पंक्ति के समान पंक्ति ये है। आवश्यक नहीं कि इस पंक्ति के समान पंक्ति ये पहली वाली हो, ये दूसरी भी हो सकती है, तीसरी। यहाँ पर जो है हमने ये 0 1 2 3 क्रमश लिया है, तो यही आ रही है।
तो ये इसकी समान पंक्ति कौन सी है, ये है। इस स्तंभ के समान स्तंभ कौन सा है, ये संपाति। ठीक है, इन दोनों, ये स्तंभ और ये पंक्ति दोनों कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि ये उभयनिष्ठ अवयव हुआ। इस पंक्ति का और इस स्तंभ का उभयनिष्ठ अवयव 0 है, तो योग का हमेशा तत्समक हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 इसका तत्समक है। इसी तरह गुणन मॉडुलस पद्धति में देखिए, वो साधारण गुणा पढ़ा था हमने, अब गुणन मॉडुलस पद्धति में 1 2 3 4 इसका समान पंक्ति ये है, 1 2 3 4 ये समान स्तंभ ये है। इस पंक्ति और इस स्तंभ का उभयनिष्ठ अवयव कौन है, 1 है, इसलिए 1 क्या हुआ, तत्समक। तो हमेशा गुणे का तत्समक एक ही होता है, चाहे साधारण गुणा हो चाहे मॉडुलस गुणे का हो, ये एक हमेशा गुणे का तत्समक होता है। तो यहाँ पर तत्समक तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब चौथा पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। चौथा पॉइंट क्या है, तत्समक अवयव ई के संगत, तत्समक अवयव जो सारणी में हमने ज्ञात किया उसके संगत प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ के अवयव जो होंगे वो एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव होंगे। तो प्रतिलोम अवयव हम ज्ञात करते हैं। देखिए, पहली सारणी में प्रतिलोम अवयव ज्ञात करते हैं। तो देखिए, तत्समक अवयव संक्रिया सारणी में ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़कर ये तत्समक अवयव ये है। इसके संगत प्रथम पंक्ति में अवयव 1 है, इसके संगत प्रथम स्तंभ में अवयव 1 है। तो इसके तत्समक के संगत प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का जो अवयव होता है वो एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, ये लिखा मैंने। ठीक है, तो ये 1 और 1 का प्रतिलोम कौन है, 1 है। अब देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, तत्समक 1 यहाँ आ रहा है। इसके संगत प्रथम पंक्ति में अवयव कौन है, ओमेगा स्क्वायर, और प्रथम स्तंभ में कौन सा अवयव है, ओमेगा। तो प्रथम पंक्ति का अवयव ओमेगा स्क्वायर, प्रथम स्तंभ का अवयव होगा ओमेगा, ये एक दूसरे के क्या हुए, प्रतिलोम हुए। तो ओमेगा का प्रतिलोम कौन है, ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा। देखो यहाँ से भी देख लो आप, ये 1 तत्समक है। इसके संगत प्रथम पंक्ति का अवयव कौन है, ओमेगा, और प्रथम स्तंभ का अवयव कौन है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। तो ये हम प्रतिलोम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो संक्रिया सारणी से हम ये बता सकते हैं कि द्विआधारी है या नहीं, क्रम विनिमय है या नहीं, तत्समक इसमें विद्यमान है या नहीं, और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव कौन कौन से हैं, ये हम इस सारणी से ज्ञात कर सकते हैं। ये चारों पॉइंट आपके क्लियर हुए। ठीक है, इसी तरह और देखें प्रतिलोम में, और बता देता हूँ मॉडुलस पद्धति में। यहाँ पर देखो, तत्समक कौन है, 0, तो 0 के संगत अवयव 0 0 है, तो 0 का प्रतिलोम 0 है। इस 0 तत्समक के संगत अवयव 3 और 1 है, तो 1 और 3 क्या है, एक दूसरे के प्रतिलोम। ये 0 के संगत ये 2 और 2, तो एक दूसरे के प्रतिलोम है। 2 का प्रतिलोम कौन है, 2 है। ये 0 के संगत 3 और इस 0 के संगत 1 है, तो 3 का प्रतिलोम कौन है, 1। तो 0 का प्रतिलोम 0, 1 का प्रतिलोम 3, 2 का प्रतिलोम 2, 3 का प्रतिलोम 1 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर गुणे का तत्समक कौन है, 1, तो 1 का प्रतिलोम 1 है, और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 2 और यहाँ 3 है, तो इस 1 के संगत 3 और 2 ये एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, तो 2 का प्रतिलोम 3 है। ये 1, तो 3 और ये आ रहा है 2, इसके संगत 2, इसके संगत 3, ये एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव है। ये 1, तो 4 का प्रतिलोम 4 है। ठीक है, तो ये प्रतिलोम अवयव हमने बता दिए। आपके चौथा पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q0 में द्विआधारी संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। A स्टार B बराबर AB बटा 2, प्रत्येक AB अवयव Q0 के लिए अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q0 से व्यक्त करते हैं। तो A और B Q0 के अवयव है। ये संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है। आपको सिद्ध करना है कि ये क्रम विनिमय संक्रिया है, साचरी है। संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए और किसी अवयव A का प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर से 2 नंबर का प्रश्न आता है। यहाँ पर कुल 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर कोई भी 2 प्रश्न जैसे क्रम विनिमय और साचरी ये मिलकर 2 नंबर का आ सकता है, या तत्समक और प्रतिलोम ज्ञात करो ये 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो मैंने आपको ये प्रश्न दिया है। जैसे संक्रिया क्या है, ये सूत्र है A स्टार B बराबर AB बटा 2। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय सिद्ध करेंगे। क्रम विनिमय सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा A स्टार B B स्टार A के बराबर है। तो देखिए सूत्र आपको दिया गया A स्टार B का सूत्र दिया गया AB बटा 2।
अब क्या ए बी को बी ए लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि ए गुणा बी गुणा ए के बराबर, 2 गुणा 3 3 गुणा 2 के बराबर होता है। तो साधारण गुणा क्रमविन में होता है, इसलिए ए बी को बी ए लिख सकते हैं। तो बी ए बटा 2। अब प्रथम अवयव बी और दूसरा अवयव ए है, तो ये बी स्टार ए हुआ। तो ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है, अतः संक्रिया क्या हुई? क्रमविन में संक्रिया है। साचिर्यता संक्रिया सिद्ध करेंगे। साचिर्य सिद्ध करने के लिए हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा, 3 अवयव लेने हैं, ए स्टार बी कोष्टक में स्टार सी और ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी, यानी कि प्रथम 2 पर संक्रिया लगाकर तीसरे से संक्रिया करो या अंतिम 2 पर संक्रिया लगाकर प्रथम से संक्रिया करो, ये बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 अवयव ए बी सी क्यू 0 के लिए ये, और यहाँ पर 2 अवयव, क्रम विनिमय में 2 अवयव, साचर्य में 3 अवयव लेते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस कोष्टक का मान लिखेंगे, हमेशा कोष्टक को सरल करते हैं। तो ए स्टार बी का मान कितना है? ए बी बटा 2 है, ठीक है, ये ए बी बटा 2 इसका मान हुआ। स्टार सी को ऐसे कैसे लिख दिया? सबसे पहले इस कोष्टक का मान रखा। अब थोड़ा ध्यान रहे, संक्रिया जो सूत्र है आपका, उस सूत्र पर विशेष तौर से ध्यान देना है आपको, ठीक है। सूत्र क्या कह रहा है आपका? ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2, यानी संक्रिया का अर्थ क्या है? दोनों का गुणा बटा 2। इस प्रकार याद रखें, प्रथम इंटू दूसरा अवयव बटा 2। तो यहाँ पर अब प्रथम अवयव कौन सा बना? देखो ए स्टार बी का मान हमने ये रख दिया। अब ये प्रथम अवयव है और ये दूसरा अवयव है, तो संक्रिया का अर्थ क्या है? दोनों का गुणा। तो दोनों का गुणा किया हमने, दोनों का गुणा बटा 2, ठीक है। जल्दबाजी में ये बटा 2 लगा हुआ है, तो बटा 2 लगाना भूल जाते हैं, हमेशा पढ़ो। संक्रिया का अर्थ क्या है? दोनों का गुणा। तो पहला अवयव, ये पहला अवयव पूरा लिखें और ये दूसरा अवयव, दोनों अवयवों का गुणा बटा 2। अब ए बी सी, ठीक है, 2 का भाग लगाते हैं, 2 का भाग लगाते हैं तो वो हर से गुणा होता है, ध्यान रखना है। किसी संख्या का भाग हमेशा हर से गुणा होता है, किसी भी संख्या का भाग लगाओ वो हर से गुणा। तो हर कौन है? 2 से गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4, ठीक है। वैसे 2 बटा 1 उल्टेंगे तो 1 बटा 2, अर्थात 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1। अब ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इस कोष्टक को सरल करेंगे। तो बी स्टार सी का मतलब क्या है? दोनों का गुणा बटा 2। तो बी गुणा सी बटा 2, ये प्रथम अवयव, ये दूसरा अवयव, तो दोनों का गुणा बटा 2, बी स्टार सी, ठीक है, सूत्र संक्रिया के आधार पर। अब प्रथम अवयव ए है, दूसरा अवयव ये है, तो संक्रिया का अर्थ क्या है हमारा? इन दोनों का गुणा बटा 2, तो ए बी सी बटा 4। तो देखो ए समीकरण 1 और 2 से दोनों क्या है? बराबर हैं, अतः यह सत्यापित हुआ कि Q0 में संक्रिया क्या है? साचर्य संक्रिया है। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं स्टार का Q में तत्समक अवयव की ई है। तो परिभाषा से तत्समक की परिभाषा क्या है? ए स्टार ई स्टार ए का मान ए होता है। ये परिभाषा आपको याद रखना है तत्समक में, ठीक है। तो ए स्टार ई स्टार ए बराबर ए, ई हमने तत्समक माना है। अब ए स्टार ई बराबर ए के बराबर है, ए स्टार ई का मान क्या है? ए के बराबर। इससे हम क्या निकालेंगे? ई का मान। तत्समक हम अवयव ज्ञात करना है, यानी ई का मान ज्ञात करना है। तो ए स्टार ई बराबर ए है परिभाषा से। अब इस संक्रिया का अर्थ क्या है? दोनों का गुणा बटा 2, तो ए ई बटा 2। हमें किसका मान निकालना है? ई का मान। तो 2 को उधर पक्षांतर करेंगे, 2a बटा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर कितना आ गया? 2। ये क्या Q0 का अवयव है क्या? परिमेय संख्या है और अशून्य है, तो 2 अवयव है Q0 का, अतः Q0 में तत्समक अवयव क्या हुआ? 2 विद्यमान हुआ, ठीक है। तो परिभाषा के अनुसार यहाँ 2 रख दो, ए स्टार 2 स्टार ए, तो इन दोनों का गुणा बटा 2 किसके बराबर आ रहा है? ए के बराबर आ रहा है, अतः 2, क्योंकि ये कारण भी दे दिया हमने कि 2 इसका तत्समक है, क्योंकि इसका मान किसके बराबर? ए के बराबर आ रहा है। अब प्रतिलोम अवयव, तो मान लेते हैं ए का प्रतिलोम अवयव बी है। तो परिभाषा क्या कहती है? ए और बी का अगर प्रतिलोम है तो दोनों के मध्य संक्रिया लगाने पर इक्वल टू तत्समक आना चाहिए। ई का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे। तो ए स्टार बी स्टार ए बराबर 2। अगर ए और बी 2 एक दूसरे के प्रतिलोम है तो मध्य संक्रिया लगाने पर इक्वल टू तत्समक आना चाहिए। प्रतिलोम की में दोनों अवयव के मध्य संक्रिया लगाने पर इक्वल टू तत्समक अवयव आना चाहिए। अब ए स्टार बी किसके बराबर है? 2 के बराबर है। हमें किसका मान निकालना है? बी, प्रतिलोम अवयव का मान निकालना है। तो संक्रिया का अर्थ क्या है? दोनों का गुणा बटा 2, ए बी बटा 2 बराबर 2। हमें बी का मान निकालना, तो 2 दूनी 4 और बटा ए। ये क्या Q0 का अवयव है क्या? है। क्यों? क्योंकि ए शून्य नहीं है प्रत्येक ए अवयव Q0 के लिए। अगर ए Q0 का अवयव है तो ए शून्य नहीं है, इसलिए
ये Q0 का अवयव होगा। तो Q0 में A का प्रतिलोम कौन है? 4/A विद्यमान है। और इसका कारण भी दिया है, चूंकि B के स्थान पे 4/A रखा, B के स्थान पे 4/A रखा, और दोनों का गुणा बटा 2, A से A कैंसिल, 2 का भाग 4 में लगाया, 2 के बराबर आ रहा है, इक्वल टू 2 आ रहा है, अतः तत्समक ये आ रहा है। इसलिए ये क्या है, प्रश्न आपके सत्यापित हुआ कि A का प्रतिलोम कौन है? 4/A विद्यमान है। ठीक है।